हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट शो आरोग्य मंत्र। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नीरजा। दोस्तों, हमारी हड्डियां हमारे लिए सुबह से लेकर शाम तक हमें उठने, बैठने, चलने फिरने, नाचने, कूदने में सहायता करती हैं। लेकिन हम उनकी कितनी सहायता करते हैं, यानी कि हम उनका कितना ध्यान रखते हैं। तो आइए आज जानते हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान से कि कैसे रख सकते हैं हम अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। और डॉक्टर साहब, आज हम आपसे जानेंगे, बात करेंगे हड्डियों के बारे में, बोन्स के बारे में कि कैसे हम उन्हें हेल्दी रख सकते हैं, कैसे हम उन्हें स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह मैं बता दूं दर्शकों को हमारा नंबर। जी हाँ दोस्तों, हमारा नंबर है 012940400404। ये नंबर है जीवा आयुर्वेदा के टेलीमेडिसिन सेंटर का। इस नंबर पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। जीवा आयुर्वेदा के डॉक्टर्स आपका नाम और आपका नंबर रजिस्टर करेंगे और आपको कॉल बैक करेंगे और बातचीत करेंगे आपके रोग के बारे में पूरे डिटेल में। तो आप निसंकोच, चिंता ना करके इस नंबर पे हमें कॉल कीजिए। जी डॉक्टर साहब, तो सबसे पहला मेरा प्रश्न ये है कि हम बात करते हैं हड्डियों के कमजोर होने की। क्या क्या कारण है जिसकी वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुत अच्छा विषय है। हड्डियाँ जो हैं हमारे शरीर का पूरा ढांचा बनाने में काम करती हैं, और हड्डियाँ अगर हमारी कमज़ोर हो गई तो पूरा ढांचा शरीर का कमज़ोर पड़ जाता है। कई कारण होते हैं इसके। सबसे मेन कारण आपको सबको मालूम है, कैल्शियम की कमी अगर हो जाए शरीर में तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन डी आजकल बड़ा पॉपुलर टेस्ट है, बहुत सारे लोग हमारे पास लेके आते हैं, जी विटामिन डी की हमने टेस्ट कराया। विटामिन डी भी अगर कम हो तो उससे भी हड्डियाँ हमारी कमज़ोर होती हैं। हम आयुर्वेद की दृष्टि से कहें तो अस्थि धातु इसको हम कहते हैं। तो अस्थि धातु हमारा बन कम रहा है और उसका यूज़ ज़्यादा हो रहा है तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त आपको कोई बीमारी हो गई है हड्डियों में, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी होती है, बोन का कैंसर हो गया है, बोन डेंसिटी आपकी कम हो रही है, वो भी एक इसमें कारण होता है। लेकिन उसके कारण जो है मुख्य रूप से हम आयुर्वेद में अगर कहें तो जैसे कोई डिजेनरेटिव आपको प्रोसेस चल रहा है, वात का प्रकोप हो गया है, मेनोपॉज के कारण भी होता है। जब मेनोपॉज स्त्रियों में आता है तो उनकी कैल्शियम की कमी होकर के हड्डियाँ उनकी कमज़ोर होने लगती हैं। और बहुत ज़्यादा केमिकल्स का जो प्रयोग करते हैं, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ, कुछ केमिकल मेडिसिन खा रहे हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट के द्वारा भी ये होता है। या बहुत ज़्यादा आप ऐसा भोजन खा रहे हैं जो पौष्टिक नहीं है, जंक फूड खा रहे हैं, दूध आप पीते नहीं है बिल्कुल कभी भी, उसके कारण भी जो है आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये हैं बहुत सारे कारण हड्डियों के कमज़ोर होने के। हम इस विषय में और बातचीत करेंगे। हम जानेंगे कि क्या लक्षण है, कैसे पता लगेगा हमें कि हमारी हड्डियां कमज़ोर होनी शुरू हो रही हैं। जी बिल्कुल। और अर्ली स्टेज में कैसे पता लगेगा। लेकिन आइए पहले पता लगाते हैं हमारे अगले कॉलर का सवाल। नमस्कार जी। मैं एक सिन्हा बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। ठीक है, पूछिए डॉक्टर प्रताप चौहान से अपना सवाल। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी सिन्हा जी, बोलिए क्या प्रश्न है आपका? हमारी मिसेज को सर सांस की तकलीफ है 3-4 साल से। अच्छा। एलोपैथिक ट्रीटमेंट कराया था जी, लेकिन उन्होंने लास्ट में बूटामेट इनहेलर के लिए प्रिस्क्राइब किया, कहा हमेशा लेना पड़ेगा। अच्छा, पूरा मतलब कितनी बार लेती है इनहेलर? वो इनहेलर 2 बार लेते हैं। 2 बार लेना पड़ता है? हाँ, डबल डोज। देखिए, जो अभी तक इलाज आप कर रहे हैं वो ठीक है, आपका इनहेलर लेने से काम चलता है। लेकिन हम आयुर्वेद में आपको बार बार ये प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि भाई जब भी कोई रोग हो जाता है तो उसको जानना चाहिए क्यों हुआ रोग। और आयुर्वेद में इसको श्वास रोग में आता है, तमक श्वास मुख्य रूप से इसको हम कहते हैं। उसका कारण लिखा है कि कफ की वृद्धि होना और वात की वृद्धि होना। कफ ज्यादा बनता है, बलगम ज्यादा बने, फेफड़ों में जाके वो वात के कारण सूख जाता है तो वो बाहर नहीं निकलता तो उसके फेफड़े जो है एक्सपेंड नहीं होते हैं। अभी क्या करते हैं, आप पंप ले लेते हैं, उससे थोड़ी देर के लिए 2-3 घंटे के लिए लंग्स उसके चौड़े हो जाते हैं तो उसको सांस आने लगता है। लेकिन कफ तो वहीं का वहीं बैठा हुआ है, वात भी प्रकोपित होकर वहीं बैठा हुआ है। तो आयुर्वेद में जो हम चिकित्सा करते हैं उसमें हम कोशिश करते हैं कि कफ को शांत करें, वात को हम बैलेंस में लाएं, आपको कुछ ऐसी औषधियाँ दें जिससे कि फेफड़े में शक्ति उनके आए। तो आयुर्वेद में अच्छा उपचार है श्वास रोग का। मैं तो आपसे निवेदन यही करूँगा। एक बात सर बताना चाहूंगा जी सर, ये मैं 6 महीने से आयुर्वेदिक दवा ले रहा हूँ। अच्छा। उसमें एक तो वो लोग अश्वगंधा दिए हैं। अश्वगंधा? जी। अच्छा। और 1-2 पाउडर है जिसमें कुछ मुलेठी का टेस्ट आता है। अच्छा। तो उससे कंट्रोल
तो है सर, लेकिन फिर बीच बीच में कभी कभी बढ़ जाता है, लेकिन कंट्रोल हो जाता है। नहीं कोई बात नहीं, देखिए आप ऑलरेडी कहाँ से ले रहे हैं दवाई आयुर्वेदिक जो आप? यही इलाहाबाद में। इलाहाबाद से आप और ऑलरेडी आयुर्वेदिक दवाई ले रहे हैं, 6 महीने से ले रहे हैं, अच्छी बात है। और आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा उससे कंट्रोल हुआ है। जी तो श्वास रोग जो होता है उसमें कभी कभार 1 साल 1.5 साल भी दवाई खानी पड़ती है। जी जी। तो मेरी राय तो यही है कि आयुर्वेदिक दवाई आप कंटिन्यू रखिए इलाहाबाद से जहाँ से आप ले रहे हैं, और साथ में जो है धीरे धीरे जो एलोपैथिक जो आपका जो भी है, आपका इनहेलर है या कोई और चीज़ है, उसको थोड़ा धीरे धीरे कम करिए, एकदम से मत छोड़िए। जब आपको लगे कि फेफड़े उसके थोड़े मजबूत होने लगे हैं, थोड़ी शक्ति उसमें आ गई है, तो 2 बार इनहेलर की बजाय 1 बार ले लीजिए। देखिए कोशिश करके, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। अगर कोई तकलीफ उनको नहीं होगी तो फिर 1 दिन छोड़ के लीजिए, और इस तरह से धीरे धीरे फिर आप आयुर्वेदिक दवाई पर आ जाएं। और उसके पश्चात जब आयुर्वेदिक दवाई से भी आपको लगे कि अब बिल्कुल ठीक है, तो धीरे धीरे आयुर्वेदिक दवाई को भी बंद कर दें। श्वास रोग है, श्वास रोग का आयुर्वेद में उपचार लिखा है, टाइम लगता है। हमारे यहाँ भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं, हमारे यहाँ से जो है काफ़ी लोग ठीक भी होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन टाइम बहुत लगता है। 1 साल तो मिनिमम हम कहते हैं श्वास रोगी को दवाई खानी ही चाहिए। 1 साल से ज़्यादा भी लग जाता है, कई बार तो 20-20, 25-25 साल पुराने रोगी आ जाते हैं, तो वो 1 साल में क्या होगा उनको 1.5 साल, 2 साल, 3 साल भी लग सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको इम्प्रूवमेंट आ रहा है, धीरे धीरे फ़र्क पड़ रहा है, तो फिर कोई घबराने की बात नहीं है, फिर तो उसको चालू रखिए। लेकिन दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है, परहेज़ जरूर करना है। जो भी परहेज़ आपको बताया होगा डॉक्टर ने, उसका परहेज़ जरूर करिए। ठीक है सिन्हा जी, और सबसे ज़रूरी चीज़ देखिए, डॉक्टर साहब ने कितनी खूबसूरती से, कितने अच्छे तरीके से आपको इस रोग के बारे में समझाया कहाँ से और कैसे जड़ से निकल सकता है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, और हमारी सभी की शुभकामनाएं आपकी पत्नी के साथ हैं, उन्हें ज़रूर आराम होगा। हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रताप चौहान से हड्डियों के बारे में, कि कैसे हम अपनी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, हमारा इंतज़ार कीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।